हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास में। तो बच्चों, सिलेबस तो हम लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। हमने सारे चैप्टर्स यहाँ पर बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं और पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। बट ये जर्नी यहाँ कहाँ ख़त्म होने वाली है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो अब उस बहुत कुछ में हम पहला कदम आज लेने जा रहे हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पार्ट बी के वन शॉट्स। कि पार्ट बी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, सो डेफिनेटली उसको रिवाइज करने के लिए आपको वन शॉट्स की ज़रूरत है। सो आपकी काजल मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं ये वन शॉट सीरीज फॉर पार्ट बी। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट आप सभी को तो पता है ना कि क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है, आपको लगानी होती है अपनी अटेंडेंस और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना धुआंधार वन शॉट रिवीजन। चलिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं समझना कि ये जो चैप्टर नंबर 9 था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसने हमें बेसिकली क्या सिखाया। बेटा, इस वाले चैप्टर ने हमें बहुत बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजर बनाया क्योंकि इसने वो सारी बातें हमें यहाँ पर सिखाई जो अपने यहाँ पर फाइनेंस को हैंडल करने के लिए समझनी ज़रूरी होती है। जिसमें सबसे पहले उसने हमें ये बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि पैसा तो हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है, बट जब हम बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की, तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है वो पैसा जो हमें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। कि अपने बिजनेस को चलाते हुए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे वर्किंग के अंदर। एसेट्स खरीदने हैं, अगर कहीं से पैसा उधार लिया है तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना है, वगैरह वगैरह, न जाने कितनी सारी एक्टिविटीज़ हम अपने बिजनेस में करते हैं। बट उन सभी के लिए हमें जिस पैसों की ज़रूरत होती है उसे हम लोग यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। बट इसी बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करना हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा, जहाँ पर आपको सिखाया गया द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि इसी फाइनेंस को आपको कैसे मैनेज करना है, वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी होती है ताकि आप अपने बिजनेस के फाइनेंस को अच्छे से इस्तेमाल कर सको। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो कुछ कीवर्ड हमारे सामने निकल कर आते हैं दैट इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। नंबर 1 कीवर्ड जो है आपको जो इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, क्योंकि एक सिमिलर आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मार्क दिस कीवर्ड ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। अब ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट से हमारा मतलब क्या होता है बेटा? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट से हमारा मतलब होता है दैट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड, कि आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो वो पैसे कहाँ से आ सकते हैं, वो कौन से डिफरेंट सोर्सेज है हमारे पास उस पैसे को लेने के लिए, हमें बेसिकली वो आइडेंटिफाई करने हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं करना कि चलो ये देख लिया कि पैसा कहाँ से आएगा, आपको उन सभी सोर्सेज को फिर कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड द एसोसिएटेड रिस्क। यानी कि जहां से भी आपने वो पैसा लेना है, उस पैसे से रिलेटेड कॉस्ट क्या है, यानी कि कितने में पड़ेगा वो आपका पैसा, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, एट द सेम टाइम रिस्क कितना है, किस में रिस्क ज्यादा है, किस में रिस्क कम है, ये आपको यहाँ पर कंपेयर करना होता है। तो ये दो काम आते हैं आपके किस चीज में? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट में। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है क्या कि सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, कंपेयर कर लिया? नहीं, एक और कीवर्ड आता है यहाँ पर फिर इससे रिलेटेड, यूसेज ऑफ फाइनेंस। पैसा आ जाएगा बट उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करोगे, ये चीज भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो चीजों के बारे में बात करता है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलो अब इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। बट इसके ऑब्जेक्टिव को करने के लिए मैंने तुमको कहा था ना यार, सब लोग एमबीए करते हैं यूएस से, तुम लोग जाके करो एमए, तो हमें करनी है एमए यूएस से, तो उसी के अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि छुपे हुए हैं। तो बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए
कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहले वाला ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपका पहला काम तो यही है कि जितने भी शेयर होल्डर ने आपके यहाँ पे पैसा लगाया है, आपको उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि आपको क्या करना है, उनकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना है। कि अगर उन्होंने आपके बिजनेस में उस शेयर को मान लो 100 रुपए का खरीदा है, तो भाई कहीं ना कहीं आपको उनके शेयर की वैल्यू को बढ़ाकर 150, 200, 250, तभी तो मैक्सिमाइज कर पाओगे ना शेयर होल्डर वेल्थ। कोई बंदा आपके बिजनेस से पैसा इसलिए लगा रहा है ना कि ताकि उसका वो पैसा इंक्रीज हो, तो यही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बेटा? ए से आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। हम इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये खुद को इंश्योर कर सके कि जब भी हमें पैसों की जरूरत होगी वो पैसा हमारे पास आएगा, बट एक रीजनेबल कॉस्ट पे आएगा। मतलब ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम कहीं से पैसा तो उठा रहे हैं लेकिन एक हायर कॉस्ट पे। हम पहले से इन सब चीजों को करके इसलिए रख रहे हैं, मैनेजमेंट हो इसलिए रहा है ताकि सही तरीके से हो। उसके बाद बेटा यू से आता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि यहाँ पर आपको सिर्फ यही काम नहीं करना कि आपने पैसा लेके रख लिया और उसको किसी भी तरीके से आपने इस्तेमाल कर दिया, नहीं, आपको यहाँ पर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, सही तरीके से आपको फंड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद एस से आता है बेटा सेफ्टी ऑफ फंड, कि जिस भी बंदे का पैसा आपके बिजनेस में लगा है आपको उसकी सेफ्टी भी मेंटेन रखनी है। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एक थोड़ा सा नॉन रिलेवेंट टॉपिक है, बट स्टिल सीबीएसई इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, तो कभी कभी वो 3 से 4 नंबर में जरूर एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जिसको बच्चा छोड़कर जाता है। हम पूरे साल उस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, तो हमें पढ़कर जाना है सब कुछ, ताकि कोई भी जो मार्किंग का क्वेश्चन है अपने बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 1 मार्क है, 3 मार्क है, 4 मार्क है, चाहे 6 मार्क है, हम छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो। तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है हमारे लिए या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें सबसे पहला है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हो तो कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपके बिजनेस एसेट्स के साइज या उसके कॉम्पोजिशन, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लो आपने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का कोई फिक्स एसेट खरीदा, तो 1 करोड़ रुपए का फिक्स एसेट्स आपके फिक्स एसेट्स ब्लॉक को, यानी कि जहां पर भी आप लिखते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो आपके उस ब्लॉक को 1 करोड़ रुपए से बढ़ा देगा डेफिनेटली। तो आपके पास जितने भी एसेट्स है, सबसे पहली चीज तो उसमें एक और एसेट का एडिशन हो गया है, प्लस आपके फिक्स एसेट्स का टोटल भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ गया है। तो वही बात यहाँ पर आपको समझाई गई है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है द क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है बेटा द क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू द कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, यानी कि कितनी क्वांटिटी के आपके पास करंट एसेट है और उसमें भी कौन कौन से करंट एसेट्स। हम 3 करंट एसेट्स पे यहाँ पर मेनली ध्यान देते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका कैश, यहाँ हम कैश मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं यानी कि आपका स्टॉक, और रिसीवेबल मैनेजमेंट यानी कि आपके डेटर्स। तो कितनी क्वांटिटी के करंट एसेट्स है वो भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उधार में सामान बेच रहे हो, आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के फाइनेंस को अफेक्ट करती हैं। देन द अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड, आप अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा इस्तेमाल करते हो, शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा इस्तेमाल करते हो, वो कहाँ से आता है पैसा, तो ये भी आपके बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा। उसके बाद द ब्रेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू द डेट एंड इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म फंड्स को हम यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं इन 2 फॉर्म्स, या तो वो डेट है यानी कि बोरोड फंड है, या वो इक्विटी है यानी कि ऑनर्स फंड है। तो आप कितना डेट और कितना इक्विटी लोगे ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो ना, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं से लोन लिया तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। आपने कोई एसेट परचेज किया, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो वो आपके यहाँ पर लिखा जाता है। तो मोस्टली जितने भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं वो सारी चीजें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने रोल पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट,
कि मेनली इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर मेनली किस टॉपिक के ऊपर है, वो है इस फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर, कि यहाँ पर हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि फाइनेंस फंक्शन को 3 डिसीजन में डिवाइड करते हैं, और यही 3 डिसीजन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। नाम से ही इनका काम आप ध्यान रखिए कि जैसे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो डेफिनेटली यहाँ पर बात होती होगी कि आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो। और बहुत ही सीधी सी बात है, इतने तो तुम पढ़े लिखे अब हो चुके हो, इतने बिजनेसमैन तुम बन चुके हो कि तुम ये जानते हो कि इन्वेस्टमेंट हम जनरली कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर एसेट्स में कर रहे हैं, चाहे वो करंट एसेट्स है चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है। फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर बात हो रही होगी तो वहां पे डेफिनेटली हम इस चीज के बारे में सोच रहे होंगे कि हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है, हम यहाँ पर डेट की तरफ जा रहे हैं या फिर इक्विटी की तरफ। यहाँ फाइनेंसिंग की बात हम जब भी करेंगे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ही बात करेंगे। डिविडेंड डिसीजन, सिंपल सी बात कि आप अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देने वाले हो। तो चलो अब डिटेल में इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने डेफिनेशन ध्यान से समझनी है, क्योंकि केस स्टडी में आप आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे। सो क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इट रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बात से रिलेट करता है कि आपने अपने बिजनेस का पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग एसेट्स में। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो। लॉन्ग टर्म डिसीजन को आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इसको मार्क कर लीजिएगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स के साइज को, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी कंपिटिटिवनेस को अफेक्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपिटिटिवनेस, साइज ऑफ एसेट्स और आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, क्योंकि वो डेली के होते हैं हमारे, तो इसीलिए इनको वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं, जो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन का नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लॉन्ग टर्म डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, कि जब भी हम ये डिसीजन लेने जा रहे होंगे तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको हमें दिमाग में रखना चाहिए। और उसके लिए थोड़ा सा हमें रुलाते हैं, और आपको पता है इनको क्राई की स्पेलिंग भी नहीं आती, ये लोग लिखते हैं CRI, क्राई, और इसी से हमें याद रखने हैं ये फैक्टर। तो बेटा C से मतलब है यहाँ पर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप जिस जगह पर पैसे लगाने जा रहे हैं वहां से आप कितना कैश जनरेट करते हैं और कितना पैसा आप लगाते हैं। मतलब कि अगर आप किसी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो वो 10 लाख रुपए आपको कितना कैश फ्लो जनरेट करके देंगे, ये आपने यहाँ पर पता लगाना होता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आउटफ्लो यानी कि पैसा तो आपने ज्यादा लगा दिया किसी बिजनेस प्रपोजल में, बट आपको पैसा उतना आ नहीं रहा है इन रिटर्न। तो कभी भी ये डिसीजन लोगे तो हमेशा ये चेक करोगे कि कैश फ्लोज की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न मिलता है। आपके सामने बहुत सारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको पैसा लगाना है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। एक जगह पर 10% रिटर्न मिल रहा है, एक जगह पे 12% रिटर्न मिल रहा है, रिस्क दोनों में सेम है, तो डेफिनेटली आप 12% वाले में ही इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, क्या इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो। बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है किसी भी जगह पर पैसा लगाने से पहले, तो वो सारी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देखोगे और उसके बाद ही अपना डिसीजन लोगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो देख लिया हमने, अब फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसों का अरेंजमेंट करना है। तो बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बताता है? इट डील्स विथ क्वांटम ऑफ द फाइनेंस टू बी रेज्ड। क्या बताता है ये? क्वांटम, यानी कि कितना पैसा आप यहाँ पे मार्केट से आपको चाहिए फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो यहाँ हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात कर रहे हैं, कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आप कितना पैसा लोगे डेट और इक्विटी के फॉर्म में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट्स रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ
हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मतलब कि आप अपने बिजनेस का जो भी पैसा यहाँ पर लगाने जा रहे हो वो कहाँ से आया है, वो कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आया है। अब कहीं ना कहीं भाई इस डिसीजन को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे, तो इसके लिए आपको याद रखना है फिक्स फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ कैश फ्लो रिस्क को कंट्रोल करो। क्या याद रखना है? फिक्स फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ कैश फ्लो रिस्क को कंट्रोल करो। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले जो फिक्स्ड है उस फिक्स्ड के लिए है आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपके बिजनेस में ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ठीक है, अगर वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो ऐसे में डेट ले या इक्विटी। तो उससे भी पहले एक बात समझो कि जो आपका डेट होता है और इक्विटी होता है इनमें डिफरेंस क्या है। बेटा जो डेट है वो आपकी उधारी है, और जब आप किसी से उधारी लेते हैं तो आपके कंधे पे दो बोझ आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक तरफ तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी कि जब तक पैसा इस्तेमाल करोगे तब तक इंटरेस्ट दोगे। यानी कि अगर डेट ले लिया तो इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो सर पे आएगा ही आएगा, एक ऐसी कॉस्ट और ऐड हो जाएगी जो आपको रेगुलरली पे करनी है। बट वहीं पे अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी के ऊपर जाता है डिविडेंड, ठीक है। इक्विटी एक तरीके से आपकी परमानेंट कैपिटल होती है जिसका पैसा आपको तब देना है जब आपका बिजनेस लिक्विडेशन में जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो रिटर्न है डिविडेंड वो सिर्फ आपको तब देना होता है जब आपको प्रॉफिट हो, ठीक। अब आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि ऑलरेडी आपके ऊपर कुछ फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं जो आपको पे करने ही पड़ते हैं, जैसे कि आपको इंश्योरेंस पे करना है, अपने वर्कर की सैलरी पे करनी है। ऊपर से अगर आपने डेट और ले लिया तो आप बताओ कि आपकी सिचुएशन क्या होगी, सही रहेगी या नहीं? गलत हो जाएगी ना। तो सीधी सी बात है कि अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो ऐसे में इक्विटी ज्यादा प्रेफरेबल है, यानी कि इक्विटी से फंड ज्यादा रेज करो डेट से कम। बट अगर ऐसे ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो आप डेट को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आया फ्लोटेशन, फिक्स फ्लोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोटेशन का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, यानी कि किसी भी सिक्योरिटी से किसी भी जगह से पैसे लेने के लिए हमें पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने शेयर्स इशू करे तो आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का खर्चा भरना पड़ेगा, अंडर राइटर्स की कमीशन जा सकती है, उसके अलावा ब्रोकर की कमीशन जा सकती है, तो आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। किसी बैंक से लोन लेते हो तो उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में पैसा जाता है, फाइल चार्ज वगैरह लगता है। तो ये जितना ही पैसा आप खर्च कर रहे हो उस पैसे को लेने से पहले, पैसा भी आपके पास आया नहीं है, उसको लेने से पहले जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट को मैं देखूं तो जो भी, चाहे डेट है चाहे इक्विटी है, जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट के मामले में चीपर होगा, सस्ता होगा फ्लोटेशन कॉस्ट के मामले में, हम उसी सोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जनरली ऐसा कहा जाता है कि डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपको सिर्फ यही लिखना होगा कि जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट कम ऑफर करेगा हमें, हम उसी सोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वही सोर्स हमारे लिए अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरा आता है कॉस्ट। तो कॉस्ट से सीधा सीधा पॉइंट है कॉस्ट। अब कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तीनों अलग अलग तरीके की कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट होती है बेटा? ये आपकी कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ फंड। आपने जो फंड लिया उसकी कॉस्ट क्या है? जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये उसकी कॉस्ट है। आपने शेयर्स इशू करे, प्रेफरेंस शेयर्स, उस प्रेफरेंस शेयर्स पे मान लो आपको 9% का डिविडेंड देना पड़ता है, तो ये उसकी कॉस्ट है। तो जो भी फंड आपको लेस कॉस्ट देगा, यानी कि जिस भी फंड की लीस्ट कॉस्ट होगी, आप उस फंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यूजुअली जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो डेट है वो चीपेस्ट होते हैं, बट स्टिल हम तो यही लिखेंगे कि जो भी चीपेस्ट सोर्स होगा हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिक्स फ्लोटेशन कॉस्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। तो बेटा कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो पोजीशन कि देखो आप कहीं से पैसा उठा रहे हो, कल को वो पैसा आपको वापस तो करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि आपकी जेब में कितना पैसा आता है और कितना पैसा जाता है, आपकी जेब के हालात कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि जेब से पैसा तो ज्यादा जाता है और आता कम है, यानी कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारी जेब में बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है हमारे पास,
तो ऐसे में अगर तुम डेट ले लोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जेब में बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है, कल को अगर हमने उधारी ले ली, डेट ले लिया, तो इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो वीक कैश फ्लो के टाइम पे तो इक्विटी की तरफ ज्यादा जाओ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत मालदार पार्टी हैं, बहुत पैसा आता है हमारे पास, तो ऐसे में तुम डेट ले सकते हो। ठीक है, तो कैश फ्लो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? रिस्क। अब बेटा रिस्क के मामले में अगर हम कहें तो रिस्क जनरली जो हमारे इक्विटी होते हैं वो लेस रिस्की होता है, क्योंकि आपको देखो उनका पैसा वापस करना नहीं है। कब करना है? जब बिजनेस बंद होने जाएगा। डिविडेंड का भी इतना कोई बर्डन नहीं होता, बट डेट का तो पूरा बर्डन होता है। डेट तो बहुत रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस भी देने पड़ेंगे। तो अगर आप रिस्क को कंसिडर करते हैं तो जो भी लेस रिस्क ऑफर करेगा, यहाँ पर भी हम यही बोलेंगे कि जो भी हमें सोर्स लेस रिस्की रहेगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे। बट यूजुअली जो हमारे इक्विटीज होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल। अब बेटा कंट्रोल की अगर हम बात करें तो आपके सामने दो सोर्स हैं यहाँ पर। अब दो सोर्स हैं, डेट और इक्विटी। अगर आप अपनी कंपनी का कंट्रोल शेयर करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर्स इशू करने की वजह से आपके बिजनेस का कंट्रोल शेयर होता है। बट अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने बिजनेस का कंट्रोल किसी और के हाथों में दो, तो ऐसे में आप डेट प्रेफर कर सकते हो, आप डेट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंट्रोल शेयर करना है तो इक्विटी, नहीं शेयर करना तो डेट। उसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के हालात कैसे हैं? अगर हम कैपिटल मार्केट की स्टेट को देखें तो दो ही तरीके की स्टेट होती है। एक को हम बोलते हैं बुलिश और एक को हम बोलते हैं बेयरिश। ठीक है, बुलिश का मतलब होता है कि जहां पर शेयर्स की प्राइसेस जो होती हैं वो बढ़ रही होती हैं। यानी कि आपके हाथ में अगर शेयर है 100 रुपए का, तो मार्केट में आपको उससे ज्यादा प्राइस का ही मिल रहा है, मतलब बिक रहा है आपका शेयर 150, 200, यानी कि अच्छे प्राइस मिल रहे हैं आपको। तो सीधी सी बात है, अगर आपको आपके सामान का अच्छा पैसा मिलेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उसी की तरफ जाओगे। बट वहीं पे अगर बियरिश फेज में हो, तो बियरिश फेज का मतलब है कि शेयर्स कम में बिक रहे हैं, आपका 100 का सामान 90 में बिक रहा है, 80 में बिक रहा है, तो क्यों ही तुम शेयर्स को इश्यू करोगे उस टाइम पे? तो ऐसे टाइम पर आप किसको प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे उस टाइम पे डेट को। ठीक है, तो बुलिश फेज में इक्विटी इशू करना ज्यादा सही रहता है और बेयरिश फेज में डेट से पैसा लेना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अब आते हैं हम डिविडेंड डिसीजन पे। अब डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है बेटा? सबकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप केस स्टडी में डिसीजन आइडेंटिफाई कर पाओ। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया आफ्टर पेइंग द टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, कि जितना भी प्रॉफिट अर्न किया गया है किसी भी कंपनी के द्वारा, उसमें से कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एंड हाउ मच ऑफ इट विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। यानी कि अगर किसी भी बिजनेस के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि पीएटी है, तो उसका कितना हिस्सा वो डिविडेंड में बांट रहे हैं और कितना हिस्सा वो रिटेन कर रहे हैं। बेसिकली जब हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसे डिसीजन को डिविडेंड डिसीजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इस डिसीजन को अफेक्ट करने के कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हैं कि 2 सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं। तो डिविडेंड डिसीजन के लिए क्या याद रखना है? 2 सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं, और इसी में सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें आपके 2 पॉइंट सी से हैं तो 2 पॉइंट ए से हैं, इसलिए 2 CA लिखा है। 4 पॉइंट आपके ऐसे हैं जो एस से हैं, 1 पॉइंट लीगल से, 1 पॉइंट टैक्स से, 1 पॉइंट ग्रोथ से। तो देखो मैं आपको पहले नाम बता देती हूँ सारे, जैसे कि 2 CA, तो 1 सी से है आपके पास यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन, और 1 सी से है आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। उसके बाद ए से है हमारे पास अमाउंट ऑफ अर्निंग, और दूसरे ए से है एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। उसके बाद 4 एस से कौन कौन से पॉइंट है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर्स वेल्थ और स्टॉक मार्केट रिएक्शन। उसके बाद लीगल से है बेटा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लीगल कंस्ट्रेंट्स, और उसके बाद टैक्स से हमारे पास टैक्सेशन पॉलिसी,
और उसके बाद ग्रोथ से है बेटा हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको वन बाय वन इन सभी का मतलब बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अमाउंट ऑफ अर्निंग। आपको डिविडेंड बांटना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना कि आपके पास आपकी अर्निंग कितनी है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा अर्निंग में से ही पे की जाएगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि आप प्रॉफिट में से ही बांटने जा रहे हो, तो पहले ये देखो कि आपके पास अमाउंट कितना है, कितनी मोटी मोटी गड्डियां हैं आपके पास, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे ना कि कितना पैसा देना है, ज्यादा देना है या कम देना है। तो अगर आपको लगता है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग्स आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा डिविडेंड दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग सफिशिएंट नहीं है कि एक ही बार आप ज्यादा डिविडेंड दे पाओगे, तो ऐसे में आपको डिविडेंड कम ही देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट और स्टेबिलिटी में फर्क होता है। अमाउंट का मतलब मैंने क्या बोला, आपकी गड्डियां, आपकी जेब का पैसा। बट स्टेबिलिटी का मतलब है कि कितना आता है, कब आता है, कितने ड्यूरेशन में आप इतना पैसा कमा लेते हैं। यानी कि क्या आपको लगता है कि एक बार अगर आपके पास 10 लाख का प्रॉफिट हो गया तो हर साल 10 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है? क्या आपको लग रहा है ऐसा कि रेगुलरली ऐसा ही रहेगा? तो आप अपने डिविडेंड को रेगुलरली, अगर आपने एक बार ज्यादा दे दिया है तो हमेशा ज्यादा दो। बट अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, आज यहाँ अर्निंग्स है तो कल को यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लॉस में भी जा सकते हो, तो आप अपने डिविडेंड को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अगर आपको लगता है कि अर्निंग स्टेबल है तो आप अपना डिविडेंड ज्यादा भी पे कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि अर्निंग स्टेबल नहीं होती है तो अपने डिविडेंड को बढ़ाओ, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब आपको डिविडेंड स्टेबल करना है या नहीं? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कभी तो आपने पर शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड दिया, ठीक है, एक शेयर पे आप 10 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो, कभी आप उसी शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड पर शेयर फिक्स कर दो, तो आप उसी के हिसाब से काम करोगे। बट अगर आप इस डिविडेंड स्टेबिलिटी की पॉलिसी को नहीं फॉलो करना चाहते, तो आप अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबल रखना है डिविडेंड तो फिक्स कर देंगे, नहीं स्टेबिलिटी को फॉलो करना तो एज पर योर प्रॉफिट आप पे कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या कहता है बेटा, कि अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, हो सकता है आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दो, मॉडर्नाइज कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो, तो डेफिनेटली आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आज ही आपने अपनी जेब सारी खाली कर दी क्योंकि आपने डिविडेंड बांट दिया, तो कल को आपको किसी और से पैसा उधार लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे समझदारी ये कहती है कि अगर आपको दिख रहा है कोई ग्रोथ पोटेंशियल कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना ही आने वाले कुछ टाइम पे, तो आप अपने पैसे को बचा कर रखेंगे और डिविडेंड कम पे करेंगे। मतलब कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो डिविडेंड कम पे करो, और अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, शेयर होल्डर को खुश रखो, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है तो ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर कैश फ्लो पोजीशन। यहां पर आप पैसा देने वाले हो एक ही बार नहीं भाई, डिविडेंड आपको हर साल देना है। आपको अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है, एसेट खरीदना है, डे टू डे वर्किंग आपको करनी है, उसके अलावा जो डेट ले रखे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस हैं, उनके रिपेमेंट भी करना है एक टाइम पे, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। और आज आप ये डिविडेंड पे करने जा रहे हो तो ये भी आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है थ्रू आउट द ईयर, तो अच्छा डिविडेंड पे करो। बट अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा कम डिविडेंड के साथ ही आप काम चलाओ। नेक्स्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब अगर अपने शेयर होल्डर को ही आप यहाँ पर मान रहे हैं कि भाई प्रभु तुम्हारी ही हम इच्छा मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो बिजनेसेस में इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको एक फिक्स इनकम चाहिए। तो अगर आप अपने शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनके अकॉर्डिंग ही पैसा यहाँ पर डिविडेंड के लिए देंगे, मतलब हो सकता है आप फिक्स डिविडेंड दे। बट अगर शेयर होल्डर प्रेफरेंस आपके माइंड में नहीं है कहीं से कहीं तक भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी। अब हमारे बिजनेस की टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, क्योंकि ना एक कंपनी को पे करना होता है डिविडेंड ऑन द पे करना होता है टैक्स ऑन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इट। तो अगर आपको लगता है कि जो टैक्स पे किया जा रहा है डिविडेंड के ऊपर वो एक हायर नोट पर है, भाई कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है ऊपर से उसको हाई टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, तो वो क्यों ज्यादा डिविडेंड देगी। तो अगर कभी टैक्स ऑन डिविडेंड हाई होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर हाई है,
तो डिविडेंड कम पे किया जाएगा, बट अगर यही टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉक मार्केट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम यहाँ पर क्यों अपने शेयर होल्डर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि कल को और भी शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो और हमारे बिजनेस से पैसा लगाएं। तो क्या होता है ना, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो ये मार्केट में एक न्यूज की तरह फैलता है कि ये कंपनी कैसा डिविडेंड पे कर रही है। तो अगर कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करती है तो ये मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज की तरह फैलता है कि ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है। तो इसका आपके स्टॉक प्राइस पे फर्क पड़ता है, आपकी स्टॉक प्राइसेस यानी कि शेयर प्राइसेस बढ़ जाती है। बट वहीं पे जो कंपनी डिविडेंड कम पे करती है यानी कि शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा खुश नहीं रखती है, तो ऐसे में ये न्यूज एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिसका इम्पैक्ट आपके स्टॉक प्राइसेस पे जाता है और आपकी शेयर प्राइस कम हो सकती है। तो आपको चेक करना है कि आपको स्टॉक मार्केट को कैसे रिएक्ट कराना है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। आप शेयर प्राइस को हाई देखना चाह रहे हो, लो देखना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पर जब आपको पैसों की जरूरत हो आप वहां से जाके पैसा ले सकते हो, बट हर किसी को थोड़ी मिलता है। कोई एक नई कंपनी है उसको आसानी से पैसा नहीं मिलेगा, आप बहुत ही ज्यादा वेल नोन कंपनी नहीं हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो एक कंपनी को डिविडेंड देने से पहले ये भी चेक करना है कि कल को अगर हमें पैसों की जरूरत मिली तो क्या हमें कैपिटल मार्केट से इजीली एक्सेस होकर पैसा मिल जाएगा। तो अगर किसी कंपनी को बहुत आसानी से कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जाता है जब भी उन्हें जरूरत होती है, तो अपनी जेब में बहुत ज्यादा पैसा नहीं रखते, वो शेयर होल्डर को दे देते हैं। बट अगर हमें पता है कि हमारा एक्सेस वहां पर इजी नहीं है, कल को हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमें इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलेगा, तो भाई हम अपनी जेब में पैसा रखेंगे, हम डिविडेंड कम देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब क्या होता है ना, बहुत बार हम बहुत सारे एक्ट से बंधे हुए हैं, नियम कानून से बंधे हुए हैं जो हमारे ऊपर कंपनीज एक्ट लागू करता है। तो कई बार क्या होता है, कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस होते हैं जो यहाँ पर अलाउड नहीं करते कि आप अपनी अर्निंग को एज अ डिविडेंड पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स भी बनाने होते हैं। तो वो यही कहते हैं कि पहले रिजर्व्स बनाओ, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो रिजर्व बनाने के पास कम पैसा बच जाता है, मतलब आपने रिजर्व बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है कम पैसा बचेगा, तो फिर कम ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। अब कई बार हम बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बंधे होते हैं। हमने हो सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा हो बहुत तगड़ा। अब वो क्या करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ क्लॉजेज ऐड कर देते हैं कि भाई देखो, जब तक आप हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तब तक बहुत ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दोगे, आप अपने डिविडेंड पे आउट रेशियो कम रखोगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिविडेंड पे कर दोगे तो कल को ऐसा हो सकता है कि भाई हमें हमारा पैसा ना मिले। तो यहाँ पर कई बार हम अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बंधे होते हैं और इसी वजह से वहां पर हमारी जो डिविडेंड डिसीजन है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप कि पूरे 11 फैक्टर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो तीनों डिसीजन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। जनरली ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो पूछ ली जाती है। क्या कीवर्ड्स हैं, कैसे याद रखना है इसको, वो ध्यान से देखेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, एक था फाइनेंस का मैनेजमेंट जिसमें हमने ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और यूसेज किया, बट यहाँ पर अब हम लोगों के पास पैसा आ चुका है, अब हम उस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली कि पैसा आएगा तो उसको हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसका डिटेल बनाना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज इसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आप जब कोई भी काम कर रहे हो तो जब आप उसकी एक डिटेल प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था कि जब आपके पास सैंपल पेपर भी आता है आपके पास सीबीएसई की तरफ से, तो सीबीएसई आपको एक ब्लूप्रिंट देती है जहां पर वो सारी बातें डिफाइन करती है कि एक चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, 1 मार्क के कितने हैं, 3 मार्क के कितने हैं, 4 मार्क के कितने हैं, 6 मार्क से कितने हैं। तो ये जो एक डिटेल आपको दी जा रही है ना, इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। और यही ब्लूप्रिंट जब पैसों का बनाया जाता है तो उसे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कह देते हैं। ठीक है, सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर में क्या करने वाली है, कैसे पैसों का इस्तेमाल करने वाली है, उसका ब्लूप्रिंट जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेटा इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा इसके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है
टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। आप आज प्लानिंग कर रहे हो, क्यों? आप इसीलिए तो प्लानिंग कर रहे हो ना कि कल को जब पैसों की जरूरत हो तो आपके पास फंड अवेलेबल हो। दूसरी बात, टू सी दैट द फर्म डजंट रेज द रिसोर्सेज अननेसेसरली। बिना मतलब में फंड रेज नहीं करना, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी फंड को रेज करेंगे तो वो आपके बिजनेस की कॉस्ट को ऐड करेगा। आपको चाहिए थे 4 लाख, आपने 5 लाख रुपए ले लिए, आपने 4 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया, वो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, बचा हुआ 1 लाख तुम अपनी तिजोरी में रख के बैठे हुए हो, पर इंटरेस्ट तो उस 1 लाख के ऊपर भी पे करना पड़ेगा ना, हालांकि तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो 2 चीजों के बारे में ध्यान देना है, जब भी पैसों की जरूरत हो तब पैसा अवेलेबल होना चाहिए और बिना मतलब में फंड को रेज नहीं करना। ऐसा कौन से ऑब्जेक्टिव में कहा गया है? फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो इंपॉर्टेंस के लिए लिंक टू द फेस, क्या बोला? लिंक टू द फेस। तो बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट लिंक से हैं, इसलिए लिंक टू लिखा हुआ है। एक पॉइंट है डी से, एक एफ, एक ए, एक सी और एक ई से। तो चलो मैं बता देती हूँ कौन कौन से। सबसे पहले जो लिंक से आता है वो ये है, दैट इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, कि ये कहता है कि हम आज को कल के साथ लिंक कर रहे हैं। डेफिनेटली हम आज प्लानिंग कर रहे हैं किस चीज के लिए? कल के लिए ही ना। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। आज आपके पास कहीं से पैसा आएगा, उस पैसे को आप कौन से एसेट में लगाओगे, तो यही तो आज आप सोच रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंसिंग डिसीजन को इन्वेस्टिंग डिसीजन से क्या कर रहा है? लिंक करता है। उसके बाद डी से है बेटा डिटेल्स प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पर पूरी डिटेल प्लानिंग की जाती है जिसकी वजह से वेस्टेज नहीं होती, एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं हो रहे होते और आपकी प्लानिंग में किसी भी तरीके का गैप नहीं आता है। उसके बाद बेटा एफ से है यहाँ पर फोरकास्टिंग। डेफिनेटली प्लानिंग फोरकास्टिंग के बिना तो अधूरी है ना, अनुमान ही तो लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर। ए से है बेटा हमारे पास अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। हम यहाँ पर प्लानिंग इसीलिए कर रहे हैं कि कल को अचानक से हमें शॉक ना लग जाए। अचानक से हमारी एक मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कि हमारी मशीन बिल्कुल खराब हो गई और हमें अब उसका रिप्लेसमेंट करना है। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अचानक से आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। तो अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी वहीं रुक गई। जब तक 10 लाख का अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। बट अगर आपने पहले से प्लान करके रख रखा होगा कि कल को अगर पैसों की जरूरत होगी तो यहाँ से मिल जाएगा, तो आप तुरंत अरेंज करके आप मशीन खरीद के लेकर आएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो अचानक से आने वाले ऐसे बिजनेस और शॉक्स के लिए हम पहले से यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहते हैं। उसके बाद बेटा सी से हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग द बिजनेस फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस बिजनेस से परफॉर्म किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, तो हमें इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है और पैसा ये है जो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप कर देता है। ठीक है, उसके बाद बेटा ई से हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। जब आपने किसी भी चीज़ की प्लानिंग पहले से कर रखी है तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग तक आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा अब यहाँ पर, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बेटा आप लोगों ने सारे डिसीजन ले लिए हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी आप सोच चुके हो। अब आपको ना अपने बिजनेस का कैपिटल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। मतलब आप अपने बिजनेस पे जो पैसा लगा रहे हैं वो 2 ही जगह से आ रहा है, या तो डेट या इक्विटी। तो कितना डेट और कितना इक्विटी, ये डिसीजन बेसिकली आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन द ऑनर्स एंड बोरोड फंड्स, जहां पर ऑनर्स किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इक्विटी को, और बोरोड फंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डेट को। ठीक है, दिस शेल बी रेफर्ड एज इक्विटी एंड डेट इन द सब्सिक्वेंट टेक्स्ट। वो यही बता रहे हैं कि इसी ऑनर और बोरोड फंड को आप बाद में डेट और इक्विटी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हो? आप यहाँ पर अपने बिजनेस की डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं और एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल कैपिटल में आपके डेट कितने हैं, मतलब कि आप इसे डेट अपॉन इक्विटी ऐसे भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, जो हमारे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनकर आता है, फाइनेंशियल लिवरेज। बेटा यहाँ पर लिवरेज से मतलब है लोड की या रिस्क।
आप अपने बिजनेस में कितना रिस्क यहाँ पर झेलने वाले हैं उसके बारे में बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, उस 10 लाख में 4 लाख का आपने डेट लिया हुआ है, किसी जगह से लोन लिया हुआ है, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ आपका फाइनेंशियल लिवरेज कितना है, तो आप कहेंगे कि मैम हमारा फाइनेंशियल लिवरेज 40% का है। यानी कि आपकी ओवरऑल कैपिटल में आपका डेट कंपोनेंट कितना है, वही आपके बिजनेस के फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि फाइनेंशियल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। अब ये फाइनेंशियल लिवरेज हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मतलब कि डेट लेना कई बार हमारे लिए फायदे का सौदा भी होता है और कई बार नुकसान भी। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे, तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। तो बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन देखना ध्यान से। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न्ड। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। कैसे, किसका प्रॉफिट? बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पैसा कमा रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं उनकी वजह से, यानी कि डेट लेने की वजह से हमारे यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है, उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। और अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो डेट लेने का फायदा हो रहा है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा कभी होता है और कभी नहीं होता। तो वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें फायदा होता है, वो अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, देखो जरा। तो उसके लिए पहले आप समझो कि क्या क्या चीजें हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं एक अपना EBIT और EPS एनालिसिस, जिससे हम ये जानेंगे कि कब डेट लेना हमारे लिए फायदेमंद है। EBIT के फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EPS होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक, अब हमारे सामने क्या है कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है जो कि 30 लाख है। हम जो भी फंड लेंगे, अगर हम कहीं से उधारी लेते हैं तो उसके ऊपर 10% का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। हमारे बिजनेस में टैक्स रेट 30% है। अब 3 सिचुएशन है हमारे सामने। इस 30 लाख में से हमने डेट बिल्कुल नहीं लिया सिचुएशन 1 में, यानी कि जीरो डेट है यहाँ पर, यहाँ डेट जीरो है, तो इक्विटी से ही पूरे 30 लाख रुपए आए हैं। बट सिचुएशन 2 में हमने 10 लाख का डेट लिया है, इसका मतलब इक्विटी 20 लाख की है। सिचुएशन 3 में हमने 20 लाख का डेट लिया है, इसका मतलब इक्विटी हमारे पास यहाँ पर 10 लाख की है। ठीक है, तो अब इन्हीं सिचुएशन को हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। चलो, सिचुएशन नंबर 1, जब हमारा EBIT 4 लाख का है, तो तीनों केसेस में आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख का है। अब सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट माइनस करना है 10% का। अब क्योंकि सिचुएशन 1 में तो आपके पास डेट था ही नहीं, तो आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। दूसरी सिचुएशन में आपने 10 लाख का डेट लिया, तो 10 लाख का 10% 1 लाख। तीसरी सिचुएशन में आपने 20 लाख का डेट लिया, तो 20 लाख का 10% 2 लाख आ गया। ठीक है, जिससे आपका EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स आया 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक, अब बारी आती है टैक्स को माइनस करने की। तो अब आपने यहाँ पे टैक्स माइनस किया, 4 लाख का 30% 1,20,000, 3 लाख का 30% 90,000, 2 लाख का 30% 60,000। तो आपके पास आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया 2,80,000, 2,10,000 और 1,40,000। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, EPS कैलकुलेट करना है। अब EPS का फॉर्मूला ही होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब अगर आप देखें तो आपके पास EAT तो आ चुका है, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? पहली सिचुएशन में पूरे 30 लाख के शेयर हैं। एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 3 लाख। दूसरी सिचुएशन में क्योंकि आपने 10 लाख का डेट ले लिया तो 20 लाख के शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 2 लाख। तीसरी सिचुएशन में यही शेयर्स हो गए 1 लाख। तो अब इससे अगर हमने EPS कैलकुलेट किया तो एक का आया 0.93, यहाँ आया 1.05 और यहाँ आया आपका 1.40। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे आपने डेट कंपोनेंट बढ़ाया, कि पहले तो आप जीरो डेट पे थे, फिर आपने 10 लाख का डेट लिया, आपने 20 लाख का डेट लिया, तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा अर्निंग वहीं बढ़ रही है जहां पर सबसे ज्यादा डेट है। तो इसका मतलब हर बार ऐसा ही होता है क्या कि जितना डेट लें उतनी ही अर्निंग्स बढ़ जाती हैं? ऐसा हमेशा नहीं होता। चलो
अब एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, सब कुछ सेम है बट यहाँ हमने EBIT बदल दिया है। अब हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स हो चुकी है 2 लाख हर एक सिचुएशन में, तो इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। पहली बारी में कोई डेट नहीं था तो इंटरेस्ट नहीं दिया, दूसरी बारी में 10 लाख का डेट तो 10% के हिसाब से 1 लाख का इंटरेस्ट, दूसरे केस में 20 लाख के ऊपर 10% 2 लाख का इंटरेस्ट। तो यहाँ अगर अर्निंग बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ 2 लाख, 1 लाख और यहाँ तो आपके पास प्रॉफिट बचा ही नहीं है। टैक्स पे करोगे तो 2 लाख का 30% 60,000, 1 लाख का 30% 30,000, और जब यहाँ प्रॉफिट ही नहीं तो टैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पर निकल कर आई आपकी 1,40,000, यहाँ 70,000 और यहाँ तो कोई भी अर्निंग बची ही नहीं है। अब अगर इस सिचुएशन में मैं EPS को कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पर भी सेम ही रहेंगे। सो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 0.47, देन 0.35 और यहाँ तो अर्निंग बची ही नहीं, तो यहाँ कोई EPS नहीं आएगा। जहां पहली सिचुएशन ने ये दिखाया कि जैसे जैसे डेट बढ़ा तो वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा, दूसरी सिचुएशन ये दिखा रही है कि जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर कम होती चली जा रही है और एक पॉइंट पे तो वो निल ही हो गई है। तो फिर डिसीजन लेना कैसे है, कब फायदा होता है ज्यादा डेट लेने का? तो उसके लिए बेटा आपको एक और चीज यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है विच इज नोन एज ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड या फंड्स रिक्वायर्ड इनटू में 100। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अगर मैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूं तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100 और वो निकल कर आ रही है 13.33%। बट इस केस में अगर वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की जाए तो वो निकल कर आती है 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100, 6.67%। अब कैसे डिसीजन लेना है? आपको दो चीज को कंपेयर करना है, कॉस्ट ऑफ डेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस भी सिचुएशन में आपकी कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कि आपने डेट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, जैसे कि दोनों ही सिचुएशन में आपने 10% के कॉस्ट पे डेट ऑब्टेन किया है, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ डेट है 10%। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो वहां पर आपके लिए ज्यादा डेट लेना फायदेमंद नहीं है और ऐसे सिचुएशन को हम अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। मतलब कि 10% पे उधारी ली और उससे 6% तक का ही रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, तो ये कहाँ अच्छा है? तो ऐसी सिचुएशन अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होती है। बट वहीं पर अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम है, मतलब कि यहाँ आपने 10% पे डेट लिया बट आपको रिटर्न 30.33% आ रहा है, यानी कि 10% की उधारी 13% का रिटर्न दे रही है, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है। तो इसे बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप तभी कर पाओगे जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगी। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो ऐसे में हमारे लिए डेट लेना फायदेमंद नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट यही बताते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो भी हमने पढ़ा अभी कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना है, डेट ज्यादा रखना है या इक्विटी, अब इसको अफेक्ट करने के कौन से फैक्टर्स हैं? तो उसके लिए CID के CCTV कैमरा से री रिकॉर्ड हुआ फुटेज फेक नहीं रियल था। तो यहाँ पर C से हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन, I से है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, D से है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, CCTV के C के लिए है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट, अगेन जो C है वो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, फिर T से है हमारे पास यहाँ पर टैक्स रेट, और उसके बाद S यहाँ पर ये उसके बाद CA से है हमारे पास बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, तो कैपिटल का CA हमने यहाँ पर यूज किया है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट S है हमारे पास, उस S के लिए हमारे पास है यहाँ पर स्टॉक मार्केट कंडीशन। चलिए CCTV कैमरा तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद क्या है? री रिकॉर्ड। तो RE क्या है? RE से हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिकॉर्ड का जो R है वो है हमारे पास रिस्क कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद एक और C आता है आपके पास, और वो C है आपके पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए। ठीक है, देन उसके बाद
एफ है बेटा हमारे पास फ्लैक्सिबिलिटी के लिए, और दूसरा एक और एफ है वो है हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए। देन लास्ट में बचता है एक और आर, और वो आर है हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ 14 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन। आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, अगेन आप ये सोच रहे हो कि डेट ज्यादा रखें या इक्विटी ज्यादा रखें, सो डेफिनेटली आपको कैश फ्लो पोजीशन को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और कैश फ्लो पोजीशन का पॉइंट आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके का अगर डिसीजन ले तो डेफिनेटली उसको ये चेक करना होगा कि उसकी जेब में कितना पैसा है। तो वही बात जो हमने फाइनेंसिंग में भी देखी थी कि अगर आपका एक स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो है, यानी कि आपके पास अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है, तो आप डेट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि डेट को आप बियर कर पाओगे, उसका बर्डन आप सह पाओगे। बट अगर आप एक वीकर कैश फ्लो पोजीशन के साथ हो तो इक्विटी ही आपके लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि वहां पर पैसे आने के चांसेस ज्यादा हैं, जाने की जो सिचुएशंस होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं और फ्लैक्सिबल होती हैं। ठीक है, दूसरा है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये रेशो आप अपने अकाउंटेंसी में भी निकालना सीखते हैं, और ये रेशो ये बताती है कि आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आपका ईबीआईटी, या सिंपल अगर हम बोलें कि आपका प्रॉफिट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पे कर सकता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर ले रखी हैं कुछ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यानी कि कोई उधारी, तो आप अपने प्रॉफिट में से उनके ऊपर पे किए जाने वाले इंटरेस्ट को कितने बार पे कर सकते हैं। जैसे कि आपका 1 लाख का प्रॉफिट, 10,000 का इंटरेस्ट है, तो वो 10,000 आप अपने 1 लाख के प्रॉफिट में से 10 बार पे कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक हाई लेवल पर आती है, यानी कि अच्छी खासी आती है, दैट मीन्स आप अपने डेट ऑब्लिगेशंस अच्छे से पूरे करते हैं, तो आप ज्यादा डेट ले सकते हैं। बट एक लोअर आईसीआर ये शो करती है कि आप पहले ही इंटरेस्ट को अच्छे से पे नहीं कर पा रहे हो, वो आपके प्रॉफिट के ऊपर एक बर्डन की तरह है, तो फर्दर डेट लेना आपके लिए यहाँ पर रिकमेंडेबल नहीं है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो कह सकते हो इसी का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ तो बात हुई सिर्फ इंटरेस्ट की, बट डेट सर्विस कवरेज रेशियो उन सभी डेफिशिएंसी, उन सभी कमियों को पूरा करता है जिसके बारे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसे कितना टोटल कैश हमें रिक्वायर्ड होगा ताकि हम अपने डेट की सर्विस को पूरा कर सके और प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल को भी पे ऑफ कर सके। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर और भी कुछ फिक्स चार्जेस हमारे पास होते हैं अपने बोरोइंग्स के साथ साथ। आपने बोरोइंग्स करी है, आपने पैसा उधार लिया है, उस पर तो इंटरेस्ट पे करना ही है, बट कहीं हद तक आपको ये भी पता होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी एक फिक्स डिविडेंड भी आपको पे करना होता है। तो उसी को चीज को चेक करने के लिए डेट सर्विस कवरेज रेशो कैलकुलेट की जाती है। तो अगर डेट सर्विस कवरेज रेशो भी हायर आती है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने डेट्स को बहुत अच्छे से पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा डेट ले सकते हो। बट अगर ये हमारी डेट सर्विस कवरेज रेशो कम आती है तो ऐसे में ज़्यादा डेट लेना प्रेफरेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हम पूरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट अभी पढ़कर आए कि अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो ऐसे में आप डेट लो, क्योंकि डेट लेना आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि वहां आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी। बट अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो ऐसे में आपको डेट लेना फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है बेटा कि जो भी आप पैसा उधार ले रहे हैं, जो भी आप डेट ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। जैसे कि लिखा होता है 10% डिबेंचर्स, तो इसका मतलब इस डिबेंचर के ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट पे करना है। 12% लोन, तो इसका मतलब उस लोन के ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट देना है। तो कॉस्ट ऑफ डेट को भी आप कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हायर है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कई हद तक आप डेट को यहाँ पर अवॉइड करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ डेट एक लोअर नोट पे चल रहा है तो आप ज़्यादा डेट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मार्केट में डेट सस्ता मिल रहा है तो डेट ले लो, अगर मार्केट में इक्विटी सस्ती मिल रही है तो इक्विटी ले लो। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स रेट। अब क्या होता है ना बेटा, जो टैक्स रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। तो कई लोगों को अपने टैक्स की लाइबिलिटी सेव करनी होती है। अब आपका जो डेट होता है ना वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस आपको देता है। क्यों? क्योंकि डेट के ऊपर आप एक इंटरेस्ट पे करते हो और उस इंटरेस्ट की वजह से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कम हो जाती है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊं
तो अभी अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया, आप उसी में देख सकते हो कि जिस कंपनी ने डेट नहीं लिया उसको सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा 1,20,000 का, बट जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा डेट लिया उसने सबसे कम टैक्स पे किया। तो यहाँ पर जो टैक्स, जो इंटरेस्ट होता है डेट के ऊपर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टैक्स की लायबिलिटी को सेव करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि टैक्स रेट हाई है तो आप डेट ज्यादा लो ताकि आपका जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम आए। बट अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर आपकी चॉइस है कि आप थोड़ा कम डेट लो, ज्यादा डेट आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जैसे कॉस्ट ऑफ डेट होता है कि आप अपने लेंडर को कुछ कॉस्ट पे कर रहे हो, इन द सेम वे आपके शेयर होल्डर भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने आपको पैसा दिया है तो बदले में आप भी उन्हें कुछ इन रिटर्न देंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही होती है। तो जनरली अगर आप लोगों ने ज्यादा डेट लिया तो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार आप ज्यादा से ज्यादा डेट ले रहे हो तो उसका रिस्क तो हमें बियर करना है। तो उस रिस्क को बियर करने के लिए हम अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो अब आप देखो कि आप इस सिचुएशन के साथ ओके हो या नहीं, कि आपका ज्यादा डेट लेना आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हाई कर सकता है। तो अगर आप ओके हो तो ठीक है, उस सिचुएशन के साथ जाओ। बट अगर आप उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बियर नहीं करना चाहते हो तो आपको कम ही डेट लेना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट पीछे पढ़ के आ चुके हैं, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, कि किसी भी फंड को लेने के लिए जो आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर आपको मार्केट में डेट सस्ता मिल रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट उसकी कम आ रही है तो डेट ले लेंगे। अगर हमारे पास इक्विटी हमारे पास कम फ्लोटेशन कॉस्ट शो करती है तो हम ज्यादा इक्विटी की तरफ जाएंगे और डेट की तरफ कम जाएंगे। ठीक है। उसके बाद रिस्क कंसिडरेशन। अब रिस्क कंसिडरेशन के लिए मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगी कि एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क और एक होता है हमारे पास बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज होता है हमारे बिजनेस ऑपरेशन से, जिस चीज का हम काम करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है हमारे डेट से, कि कितने हम उधारी लेते हैं। अगर किसी बिजनेस का बिजनेस रिस्क ज्यादा है तो कोशिश करो कि फाइनेंशियल रिस्क कम रखो, और उसके लिए आपको डेट कम लेने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक रिस्क हाई है, आपने फाइनेंशियल रिस्क और बढ़ा दिया तो बिजनेस पूरा रिस्की हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना है। बट अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस रिस्क कम है तो आप ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा बढ़ेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आप मोर डेट की तरफ जा सकते हो और लेस इक्विटी। यहाँ पर ये चूज नहीं करना कि डेट लेना है या इक्विटी, यहाँ ये चूज करना है कि मोर और लेस क्या करना है। ठीक है। तो अगर मैंने एक कंपोनेंट लिख दिया है तो दूसरा अंडरस्टूड है कि अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि डेट कम लो, इसका मतलब इक्विटी ज्यादा लो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, उधारी लेने की भी तो एक समय, एक सीमा होती है ना, मतलब एक लिमिट होता है ना। अगर आप अपनी फुल क्रेडिट कैपेसिटी को आपने यूज कर लिया, कि अगर आपकी कैपेसिटी है कि आपको मार्केट से सिर्फ 1 करोड़ रुपए का ही डेट मिल सकता है, आपने एक ही बारी में 90 लाख रुपए का डेट लेकर आप बैठ गए हो, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ 10 लाख तक की रह गई है। बट वहीं पे अगर आप धीरे धीरे अपनी इस फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करोगे तो आगे स्कोप रहेगा कि अगर आपको डेट की जरूरत होगी तो डेट मिल जाएगा। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी है तो थोड़ा आप डेट को कम लेंगे, इक्विटी को ज्यादा रखेंगे। बट वहीं पे अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी इस्तेमाल करनी है तो आप ज्यादा डेट ले सकते हो। कंट्रोल, ये भी हम पीछे कवर करके आए हैं कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने बिजनेस का कंट्रोल शेयर करना है या नहीं, क्योंकि इक्विटी इशू करना आपके कंट्रोल को शेयर करेगा। तो अगर आपको फुल कंट्रोल अपने हाथों में रखना है या थोड़ा सा ही कंट्रोल आपको बांटना है, फुल कंट्रोल हाथ में रखना है तो भाई डेट ज्यादा ले लो, थोड़ा सा इक्विटी का कम इस्तेमाल करो। बट अगर आपको दिक्कत नहीं है कि ठीक है कंट्रोल शेयर हो भी जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज्यादा इक्विटी और लेस डेट के साथ जा सकते हैं। उसके अलावा कई हद तक हमें कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी यहाँ पर देखना होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी जो कंपनी है उसको यहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, विच इज कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। अब उसके अंदर भी हमारे पास कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना है। कई बार वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब अगर आपको शेयर्स इशू करना है तो सेबी आ जाती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हम पे कुछ नियम कानून लगाती है। तो अगर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें लग रहा है कि लिबरल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा हम इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार सेबी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रही है, कंपनीज एक स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो डेट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टॉक मार्केट कंडीशन हमने पीछे डिस्कस किया, कुछ पॉइंट बिल्कुल सेम है तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। स्टॉक मार्केट कंडीशन में वही दो कंडीशन है, बुलिश या बेयरिश। बुलिश के केस में स्टॉक प्राइसेस हाई होती हैं तो इक्विटी ज्यादा, डेट कम लेना फायदेमंद होता है।
बट वहीं पे बियरिश फेज में क्योंकि स्टॉक प्राइसेस कम हो रही होती हैं, तो ऐसे में इक्विटी का कम इस्तेमाल करना और डेट का ज्यादा इस्तेमाल करना ही सही रहता है। आखिरी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अब कई बार हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं अच्छा हमारी इंडस्ट्री की ही फर्म है, ये भी तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, हम भी यही फॉलो कर लेते हैं। इन्होंने ज्यादा डेट लिया तो हम भी ज्यादा डेट ले लेते हैं, इन्होंने ज्यादा कैपिटल लिया तो हम भी ज्यादा कैपिटल यहाँ पे ले लेते हैं। बट आपको देखना है कि हर बिजनेस की सिचुएशन अलग होती है, ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो करना सही नहीं है। तो अगर आपको फॉलो करना है दूसरी कंपनी को तो आप उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओगे। बट अगर आप अपनी सिचुएशन को देख के करते हो तो आप देखोगे कि पहले आपके बिजनेस की सिचुएशन क्या है, उसी हिसाब से आप चूज करोगे कि ज्यादा डेट लेना है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 14 फैक्टर्स थे जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं बेटा लास्ट, सेकेंड लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा फिक्स्ड कैपिटल के बारे में और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? वो पैसा जो आपने अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स में लगाया है, जैसे कि प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। और ये जो पैसा है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए लगाते हो, तो ये आपके बिजनेस की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और आपके बिजनेस के रिस्क को लंबे समय तक अफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों जरूरी है ये मैनेजमेंट करना इस फिक्स कैपिटल का? क्योंकि ये तुम्हें बीमार बना सकते हैं और फिर मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा आर यू इल, क्योंकि आर से मतलब है रिस्क इन्वॉल्व। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, सो डेफिनेटली एक लंबे समय के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छा खासा रिस्क होगा। इरिवर्सिबल है, एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो वापस नहीं ले पाओगे उस डिसीजन को। एक बार एक मशीन में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल है। अगर उस प्रोजेक्ट को खत्म करते हो, अबंडन भी करते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान भरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, आपका एक डिसीजन आपके लंबे समय कि आपके बिजनेस की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। आप इतना बड़ा अमाउंट टाइड अप कर रहे हो अपने फिक्स कैपिटल में, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को ये अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इस फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कब हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, कब हमें कम कैपिटल चाहिए, उसके लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है द नेचर एंड लेवल ऑफ जीएसटी की चॉइस की फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या है। द नेचर एंड द लेवल ऑफ जीएसटी के चॉइस की फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर डी से है सबसे पहले हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन, और उसके बाद नेचर से है नेचर ऑफ बिजनेस, और उसके बाद लेवल से है हमारे पास लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, और उसके बाद बेटा हमारे पास जी से है यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, और ये देखो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। एस से है हमारे पास यहाँ पर स्केल ऑफ ऑपरेशन। टी से है हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देन उसके बाद फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अपने आप में पूरा एक पॉइंट है आपका। ठीक है, तो वन बाय वन अब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पर हम अपने बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 तरीके के बिजनेस है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अब एक ट्रेडिंग बिजनेस को क्या करना है, यहाँ से सामान लेके वहां पे जाकर बेच देना है, ठीक। बट एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को क्या करना है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें उसने मशीनों का इस्तेमाल करना है, एक जगह उसे चाहिए होगी, यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा है वो फिक्स एसेट्स में लगने वाला है। तो सीधी सी बात है, 2 आपके सामने ऑप्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। किस में ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी? डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग में एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग बिजनेस। स्केल ऑफ ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 ही स्केल हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। जो बिजनेस बड़े पैमाने पे चलता है, यानी कि बड़े स्केल पे आप काम कर रहे हो, तो आपने बड़ी जगह ली होगी, ज्यादा मशीनें का आप इस्तेमाल करते होगे, तो डेफिनेटली आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बिजनेस विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल। ठीक, उसके बाद चॉइस ऑफ टेक्निक। हमारे पास 2 तरीके की चॉइस होती है बेसिकली टेक्निक के मामले में, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव में लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है और मशीनों के ऊपर हम कम डिपेंड होते हैं। कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और लेबर पे कम डिपेंड रहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया तो फिक्स कैपिटल में आप ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हो, बट वहीं पे अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, मशीनों में ही ज्यादा पैसा लगाते हो, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आप किस तरीके के बिजनेस में हो? कहीं आप एक ऐसे बिजनेस में तो नहीं हो जहां पर रेगुलरली टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिक्स कैपिटल आपको चाहिए होगी। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसको बार बार हमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना है, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा।
बट अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां पर टेक्नोलॉजी का ऐसा एज सच कोई रोल नहीं है, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जिन कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले हैं वो मॉडर्नाइज कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, डाइवर्सिफाई कर रही हैं। हालांकि हमारे पास डाइवर्सिफाई का एक अलग से ऑप्शन भी है यहाँ पर। तो अगर आप ग्रो करने वाले हो इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली ग्रोथ के साथ पैसों की रिक्वायरमेंट आएगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी उन कंपनीज के लिए जिनके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप नंबर ऑफ वेराइटीज ऐड करने वाले हो अपने बिजनेस में, आज आप स्टील इंडस्ट्री में हो, आप सीमेंट इंडस्ट्री में भी घुसना चाहते हो, तो ऐसे में अपने आप ही आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, आपको एक मशीन खरीदनी है 1 करोड़ रुपए की, तो अचानक से 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। बट वहीं पे आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल गया कि 1 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, महीने के 1 लाख रुपए दे सकते हो। तो जो रिक्वायरमेंट अभी 1 करोड़ की थी कि फिक्स्ड एसेट में आपके ब्लॉक हो जाते, वहीं आपको सिर्फ 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाना है। तो क्योंकि आपको एक फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मिल गया, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मिलता है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, नहीं मिलता तो आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा ही रहेगी। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अब अगर ये पैसा जो आपने लगाना है, इसको लगाने के लिए 2 लोग अगर आपको और मिल जाते हैं, तो वाह भाई वाह। आपको 1 करोड़ रुपए अकेले ने इन्वेस्ट करने थे, तो भाई आपकी जेब से 1 करोड़ रुपए जाएंगे। वहीं पे 5 लोग अगर आपको यहाँ पे मिल गए, तो वही 1 करोड़ रुपए 5 लोगों में डिवाइड हो गए, तो पर पर्सन जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई। तो अगर इस तरीके का कोलैबोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, चलो आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, वर्किंग कैपिटल। जैसे फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स में लगाया हुआ पैसा है, ठीक उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल हमारे डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो हम पैसा इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं, चाहे वो पैसा हमारा करंट एसेट्स में ही क्यों ना लगा हो। सो वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट दैट द कंपनी यूजेस इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशन, कि अपने बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए जिस पैसों की हमें जरूरत पड़ रही है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। ये शॉर्ट टर्म हेल्थ और लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। ये हमारी टोटल कैपिटल का पार्ट है जो हमने कहीं हद तक करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। इट मे बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपको कभी भी नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो, तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको अफेक्ट करने के कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए जरा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए भी कुछ पहले जैसे ही एक्रोनिम है। नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस गोल्स प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव होने चाहिए। क्या है? नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस गोल्स प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होने चाहिए। जहां पर नेचर से है नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल से है स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस से है बिजनेस साइकिल, और उसके बाद बेटा जी, गोल्स का जो जी है वो हमारे पास है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ओ है हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए, ए है हमारे पास, फिर उसके अंदर जो गोल्स का ए है वो आपके लिए है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, एल है हमारे पास लेवल ऑफ कंपटीशन के लिए, और एस है हमारे पास सीजनल फैक्टर्स के लिए। तो गोल्स आपके कंप्लीट हुए। प्रोडक्टिव का जो प्रो है वो प्रोडक्शन साइकिल के लिए है, क्रिएटिव का जो क्री है वो क्रेडिट अलाउड के लिए है, और उसके बाद इनोवेटिव जो है वो इन्फ्लेशन के लिए है, और चाहिए का जो सी है बेटा वो क्रेडिट अलाउड के लिए है। ठीक है, क्रेडिट अवेल्ड और एक बार है क्रेडिट अलाउड, तो आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बात तो दोनों की सेम ही है। ठीक है, चलो अब देखो जरा, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अभी जो हम पीछे बात करके आए, 2 कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। जिस बिजनेस की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना, डेफिनेटली उस बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे आप पैसा फिक्स कैपिटल में लगाओगे, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए करंट एसेट से पैसा लगना शुरू हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि कई हद तक वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, भाई रॉ मटेरियल में वो पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा ही रहेगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो बिजनेस बड़े स्केल पे काम करेगा तो उसकी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बिजनेस विच इज ऑपरेटिंग एट अ स्मॉल स्केल। बिजनेस साइकिल, हम 2 तरीके के बिजनेस साइकिल यहाँ पे देखते हैं, एक बूम पीरियड और एक डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपके बिजनेस की प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मार्केट में आपके सामान की बहुत डिमांड है, आप धूम मचा रहे हो मार्केट के अंदर, तो बूम कर दिया ना आपने, एकदम धमाका कर दिया है, तो ऐसे में सेल्स हाई है,
अब जब ऐसे में सेल्स आई है तो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी ना, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। बट अगर आप एक डिप्रेशन पीरियड में है, यानी कि बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है, बिल्कुल मंदा चल रहा है मार्केट, सेल्स कम हो गई है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो गई है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम। सीजनल फैक्टर। अब अगर आप सीजनल फैक्टर की बात करें तो सीजन भी हमें यहाँ पे दो तरीके के देखने को मिलते हैं, पीक सीजन और लीन सीजन। पीक सीजन का मतलब होता है जब आपके बिजनेस का पीक चल रहा है, यानी कि आपका बिजनेस पूरी ऊंचाइयों को छू रहा है, उस टाइम पे आपके ही चर्चे हैं पूरी मार्केट के अंदर, क्योंकि आपके सामान का सीजन है इस टाइम पर। तो ऐसे में आपको ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी पड़ेगी, सेल्स एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट अगर लीन सीजन है, लीन सीजन मतलब सीजन ऑफ हो चुका है आपका, अब सर्दियां आ चुकी हैं, गर्मियों को कोई नहीं पूछ रहा, गर्मियों की चीजों को, गर्मियों के कपड़ों को, तो ऐसे में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देन अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि जैसे ही आपको रॉ मटेरियल मिला, अब आपने उसको फिनिश गुड्स में कितने टाइम पीरियड में कन्वर्ट किया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर होता है। तो जब आपका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है तो डेफिनेटली आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लॉन्गर होगी, क्योंकि आपको अपने रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। बट वहीं पे अगर आप एक शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल के साथ ऑपरेट करते हैं तो ऐसे में आपको जल्दी जल्दी कैश यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में जल्दी कन्वर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली जो कैश है वो आपके पास जल्दी आ जाता होगा। तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल है तो रिक्वायरमेंट कम। उसके बाद आते हैं क्रेडिट अलाउड। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप बन रहे हैं बहुत ही ज्यादा राजा महाराजा, और यहाँ पर बांट रहे हैं क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा अपने डेटर्स यानी कि अपने कस्टमर्स को। तो जब आपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट अलाउड कर दिया तो दैट मीन्स आपको जो पैसा आज मिलना था वो आने वाले कुछ टाइम बाद मिलेगा। तो ऐसे में अभी के लिए आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ इसी तरीके से होता है क्रेडिट अवेल्ड। अब ये जो दरिया दिली तुमने दिखाई, ये तुमने दिल खोल के क्रेडिट बांटा है, कुछ इसी तरीके से अब आपका क्रेडिटर यानी कि अब सप्लायर भी आपके ऊपर कुछ मेहरबानी करता है कि आपने उसको कहा कि भाई ये जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है आपसे 50,000 रुपए का, हमारे पास इसकी पेमेंट के लिए आज पैसे नहीं है। तो आपके क्रेडिटर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको आज उधार दे देते हैं, आप कल पैसा दे देना। तो ऐसे में जो 50,000 की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली आज की थी आपकी, अब वो रिक्वायरमेंट आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, और तब तक तो सामान बिक ही जाएगा और पैसा आ ही जाएगा और आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे। तो अगर क्रेडिट अवेल्ड हो जाता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बट वहीं पे क्रेडिट अलाउड करोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। उसके बाद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक की जाती है कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करते हो, आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करते हो। तो इसके लिए बेसिकली हम दो तरीके की रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसे आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते होंगे, अकाउंटेंसी में तो पढ़ा ही होगा। तो अगर ये रेशियो अच्छी आती है, बेटर रिजल्ट शो करती है, यानी कि बेटर रेशियोज अगर आपको ये दिख रही होती हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप ऑपरेशंस जो है अपने बिजनेस के या अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है और आपके डेटर्स बहुत जल्दी जल्दी आपको पेमेंट कर रहे हैं, अगर डेटर टर्नओवर रेशियो अच्छी आती है तो। ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि अगर आज आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है तो आपने फोन मिलाया और वो कहते हैं जी हाँ रॉ मटेरियल चाहिए, 20 दिन बाद देंगे, तो 20 दिन तक आपको वेट करना है। तो ऐसे में रॉ मटेरियल आपको पहले ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर तुम आज ऑर्डर करते हो और वो कहते हैं कि कल तक रॉ मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी। अब इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इसी टाइम पीरियड को बेटा हम लोग यहाँ पे लीड टाइम बोलते हैं, कि मतलब एक टाइम लैग होता है बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, कि आज आपने अपने रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर किया और एक्चुअल में आपको रॉ मटेरियल कम मिल रहा है, तो उसके बीच में एक टाइम गैप है। तो इस टाइम गैप को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो अगर ये लीड टाइम हाई होता है तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, अगर ये लीड टाइम कम होता है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देन आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपका डेफिनेटली बिजनेस आगे जाके ग्रो करने वाला है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो डेफिनेटली वर्किंग भी बढ़ेगी। बट अगर ऐसे कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट आपकी कम ही रहने वाली है।
लेवल ऑफ कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में अगर इंटेंस कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, तो आपको कॉम्पिटिटर से पहले अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, तो आप आज ही इन्वेंट्री को मेंटेन रखेंगे। तो अगर लेवल ऑफ कंपटीशन हाई है तो रिक्वायरमेंट भी हाई होगी, बट अगर कंपटीशन थोड़ा सा कम है तो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट भी कम हो सकती है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मान लो कि कोई सामान आप 10,000 रुपए में खरीद के लेकर आते थे, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया, मार्केट में महंगाई हो गई, तो वही सामान आज आपका 12,000 रुपए में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली 2,000 से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। बट अगर यही रेट कम हो जाता है तो 10,000 का सामान 9,000 में आने लग गया है, तो रिक्वायरमेंट कम। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन का रेट हाई होता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, बट वहीं पे इन्फ्लेशन का रेट अगर कम हो जाता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। ये लीजिए बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, जिसके लिए पूरे साल परेशान रहते हो बिना मतलब में, वो होता है कंप्लीट, है ना? क्योंकि सबसे टफ लगता है आप लोगों को ये चैप्टर, लेकिन हम लोगों ने तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है, डिटेल में भी, और आज वन शॉट में भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि तुम्हें ये चैप्टर की कोई भी बात समझ ना आई हो। हर चीज को यहाँ पर भी पूरी तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से समझ आ गया होगा। बट अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद एक बार रीड करिए फिर से अपने नोट्स में से, और केस स्टडीज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 और 10 दोनों मिला के 15 मार्क्स के आने वाले हैं, तो इसकी वेटेज लगभग 9-10 इतने तक की भी रह सकती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये चैप्टर, तो बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए और आज ही केस स्टडीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। और अगर कोई केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपकी डेफिनेटली उस केस स्टडी को सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।